हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे सेट नंबर 9 के वीडियो सॉल्यूशन और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपना ऑनलाइन टेस्ट को सॉल्व कर लिया होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं कट ऑफ पे और बात करते हैं कि फ्रेंड्स इस सीट का एक सेफ स्कोर क्या होना चाहिए था। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 139.9 मार्क्स, ठीक है, 139.8 मार्क्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 112.5 मार्क्स रखा गया था। अगर आपने इतना स्कोर किया तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप इससे थोड़ा सा कम है तो आपको प्रैक्टिस और करने की ज़रूरत है। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र, ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, नील विद्रोह हुआ कब था? बंगाल में हुआ था 1859 से 1860 के, ठीक है, 1860 के मध्य में ये आपका तिथि है नील विद्रोह का। गजनी का वह प्रथम सुल्तान कौन था या फिर शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनता है? तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महमूद गजनवी। ऑप्शन बी, महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया? यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम लोग भारतीय नागरिक सेवा के जनक के रूप में भी जाना जाता है और इन्होंने अपने कार्यकाल में 1793 में स्थायी बंदोबस्त भी स्टार्ट किया था। ये भी एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 पॉइंट्स दिया गया, दोनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट्स में बनता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की पत्ती 1793 में लागू किया, जो कि मैंने आपको ऊपर में बता दिया, बिल्कुल सही है। और इस पत्ती के अंतर्गत भू राजस्व का 10% कंपनी को देना था, ये पॉइंट गलत है। इसके अंतर्गत 89% कंपनी को देना होता था और 11% खुद के पास रखना होता था। तो सेकंड पॉइंट तो गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? केवल और केवल एक। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में नेपाल युद्ध का अंतिम, जो कि संगौली की संधि के तहत हुआ, ये कब हुआ था? संगौली की संधि, सुगौली की संधि, ये हुआ था 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1813 से लेकर के 1823 तक था, ये ध्यान रखिएगा। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थीं, जैसे कि इनके समय में पिंडारियों का दमन हुआ, मराठों की शक्ति अंतिम रूप से नष्ट कर दी गई, प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए गए। तो ये कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादन के लिए है, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी कलर की, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है? तो पर्यावरण के लिए समस्या नहीं है कौन सा? वनीकरण। जितना ज़्यादा वन लगाएंगे उतना पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, ना कि नुकसानदायक। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में कब आया था? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में था 28 जनवरी 1950 को। और सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? HJ कानिया। ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत का संबंध हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। सी को टिक करेंगे, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? संघीय शासन की व्यवस्था दी थी किसने, किस अधिनियम ने? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, रेडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है किस लिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन सी। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि रडार का पूर्ण रूप क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? कहाँ से? मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़, ऑप्शन बी, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। जियात्रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? जियात्रंग आंदोलन का संबंध हो जाता है मणिपुर से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार यहाँ पे व्यवस्थित करना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट अगर यहाँ पे देखिए असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन का संबंध कब से कब तक रहा होगा? तो ध्यान रखना, ये 1920 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1920 में।
सेकेंड पॉइंट में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ, तो इसको हम लोग 1930 रख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 से स्टार्ट होकर के 1921 तक चला, तो यहाँ पे 1919 ही रख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन और इसका संबंध 1942 से। अब हम आसानी तरीके से यहाँ पे सजा सकते हैं क्रम से। तो सबसे पहले 3 आएगा, उसके बाद 1, तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 कहाँ पे, 3 1 2 4, यानी सही आंसर ऑप्शन सी होगा। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, तो सरकारी आयोग का गठन कब हुआ, 1983, जून 1983 में, और इसका गठन हुआ था संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की स्थिति को जांच करने के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। तो यहाँ पे सही आंसर अनुच्छेद 111। कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सम्राट हर्ष ने यानी हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया था, कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया था, तो उसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज को स्थानांतरित किया, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। ये बात कही गई थी कराची अधिवेशन 1931 में, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। माउंटबेटन योजना आधार बनी किसकी, माउंटबेटन योजना आधार बनी थी देश के विभाजन की। ठीक है, देश के विभाजन की, जिसको 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। मुंडा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ध्यान रखिएगा मुंडा विद्रोह के संबंध में यहाँ पे कौन सा कथन सही है। तो पहला पॉइंट, 1899 से 1900 ईस्वी में छोटा नागपुर तथा सिबुम जिले के मुंडा लोगों ने कंपनी की सेना के साथ संघर्ष किया था, बिल्कुल सही है। और इस विद्रोह को उल्गुलान के नाम से भी जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। दोनों के दोनों पॉइंट सही है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। देश में रिहायशी के मानक स्तर किसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, ये प्रदर्शित किया जाता है प्रति व्यक्ति आय के द्वारा, ऑप्शन बी। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था, वासुदेव बलवंत फड़के, ऑप्शन सी। जीवाणुवी कोशिकाओं में नहीं होता है, यानी जीवाणु के कोशिकाओं में नहीं होता है, जीवाणु में कोई भी सूत्रकर्णिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, तो बताइए कि कौन सा मिलान सही नहीं है। तो बुरान जो कि फ्रांस के साथ यहाँ पे गलत है, बुरान, और एक और उसका नाम हम कह सकते हैं पुर्जा, पुर्गा कहा जाता है, पुर्गा। बुरान और पुर्गा का संबंध स्थानीय पवन से, जिसका संबंध रूस से होगा। ठीक है, रूस से साथ होना चाहिए था, तो ये गलत है। निम्नलिखित जोड़े पर विचार करना, तो बताना यहाँ पे कौन सा मिलान सही किया गया। तो देखिए, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त थे। पंच सिद्धांत की बात करें तो वरामिहिर, कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई, यानी तीनों के तीनों बिल्कुल सही तरीके से मैच करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3। किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है किसकी, किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है, तो प्राथमिक उत्पादकों की। ठीक है, प्राथमिक उत्पादकों की, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्पादक का मतलब क्या होता है, हरे पेड़ पौधे जो हो गए उनको हम कह सकते हैं। निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग से होता है, नाइट्रेट संदूषित भोजन या जल से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, सी विल बी राइट आंसर, ब्लू बेबी सिंड्रोम। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए करके देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है क्या है कि काबिनी नदी नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बीच सीमा बनाती है, बिल्कुल सही है, और यह कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित है। ये पॉइंट गलत है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में ही पड़ता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि गलत है, यानी कि सही है, केवल और केवल ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो जूल अगर हम बात करें तो कार्य का मात्रक जूल होता है। देखिए, ए का फर्स्ट, ए का सेकंड के साथ मैच होगा, तो यहाँ पर मिल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है। उसी तरह एम्पियर की बात करें तो धारा का मात्रक है एम्पियर। ठीक उसी तरह से वोल्ट जो विभवांतर का और उष्मा का कैलोरी। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा। वसा यानी कि फैट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, फैट्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शंस बी, वसा सामान्यतः 30 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में होता है, ये पॉइंट गलत है क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में होता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे केवल और बी गलत है। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है, अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना
इसी को कहा जाता है अवमूल्यन। राइट, ध्यान रखना है। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है या फिर सुमेलित नहीं है आप पूछा जा रहा है, गलत है। तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कौन सा गलत है। तो विजयनगर साम्राज्य की जो मुद्रा होती थी वो हुंड नहीं होता था, हुंड नहीं होता था। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा को हम लोग पैगोडा के नाम से जानते थे। यहाँ पे डी जो कि गलत तरीके से मैच किया गया। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु, इसमें जो भी पहले पूरा हो उस वर्ष तक के लिए वो अपने पद धारण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायतें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। तो 73वां जो संविधान संशोधन है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि राजकोषीय नीति संबंध है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राजकोषीय नीति संबंध है लोक राजस्व एवं व्यय से, ऑप्शन बी। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? तक्षशिला का संबंध किसके बीच स्थित है? तो सिंधु एवं झेलम के बीच, यानी ऑप्शन ई। करेरा वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ स्थित है? करेरा वन्यजीव अभयारण्य, इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मध्य प्रदेश। करेरा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है यूरेनियम को भविष्य का ईंधन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, भविष्य के ईंधन के रूप में हम लोग हाइड्रोजन को जानते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को जानते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कहेंगे कि जो कि ऑप्शन ए गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन ए गलत है, बाकी किसी में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मिलान में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करें तो 338 के ए होगा। ठीक है, 338 के ए होगा, जबकि 338 में अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बात की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ों से संबंधित है? नीलगिरी पहाड़ों से संबंधित है बड़ागा जनजाति का संबंध, और नीलगिरी पहाड़ तमिलनाडु में पड़ता है। विजयनगर साम्राज्य में आए यात्रियों का सही क्रम क्या होगा? विजयनगर साम्राज्य में आए यात्रियों का सही क्रम अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पहले रख सकते हैं निकोलो कॉन्टी जो था देवराय प्रथम के समय में आया था। उसके बाद अब्दुल रज़ाक कह सकते हैं, जो कि यहाँ पे फिलहाल नहीं दिया गया। और उसके बाद अगर हम कहें तो नुनीज कह सकते हैं, ये आया था मल्लिकार्जुन के समय में। और पायस और बारबोसा ये दोनों कृष्णदेवराय के संबंध में आए थे। तो यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से 1 2 3 4 होगा, सॉरी 1 2 3 4 यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 होगा। निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा वित्तीय समावेश पर अपनी संस्तुति दी गई थी? वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुति दी गई थी किसके द्वारा? राकेश मोहन समिति, ऑप्शन ए। भारतीय संसद द्वारा पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? पहला भारतीय राज्य कौन सा है? असम, यानी ऑप्शन सी असम। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है, यानी केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता, ये राज्य सरकार के द्वारा लगता है? टोल टैक्स। ठीक है, टोल टैक्स राज्य सरकार के द्वारा लगता है। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी वो प्रधानमंत्री के समय में? यहाँ पे सही आंसर नरसिम्हा राव द्वारा। ठीक है, नरसिम्हा राव द्वारा। और कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, आप इसको पढ़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव मंडल भंडार और अवस्थिति के संबंध में तो नोकरेक बढ़ता है मेघालय में, नोकरेक मेघालय में, यानी फर्स्ट का 3 के साथ कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यानी मानस का संबंध तो असम से आपका देख ही रहे हैं, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। और अब बात करते हैं जो मेन पॉइंट है। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे देखें दिहांग दबांग की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में होगा सी का 4 के साथ, तो सी का 4 करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखते हैं। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में प्रस्तावित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्वशासन सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी, वर्ष क्या? मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी 1884, ऑप्शन डी 1884। बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक एक पुस्तक में लिखा गया। त्रिपिटक का ही अंग है विनय पिटक। बुद्ध ने सामान्य लोगों की भाषा पाली में सिखाया, उपदेश जो दिया पाली भाषा में दिया था। बुद्ध जो थे वो साक्यगढ़ के थे। ये तीनों के तीनों पॉइंट सही है, कोई गलत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल को परसाराम का खेरा के नाम से भी जाना जाता है? परसाराम के खेरा के नाम से भी जाना जाता है। तो आलमगीरपुर, ऑप्शन ए आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता था। मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा का संपादन किसने किया था? ये संपादन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। इंडियन ओपिनियन पत्र किन किन भाषाओं में प्रकाशित होता था? इंडियन ओपिनियन, इसका संबंध हो जाएगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि 1, 3, 4, गुजराती, तमिल और हिंदी। ठीक है, इंडियन ओपिनियन जो कि दक्षिण अफ्रीका में 1904 में स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। फादर ऑफ इंडोलॉजी की संज्ञा यहाँ पे बात होगा किसे प्रदान की गई थी? फादर ऑफ इंडोलॉजी, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स। किस अंग्रेज ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक और हिमांक होते हैं क्रमशः। हिमांक का मतलब हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक का मतलब हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कि सेल्सियस तापमान पर पानी कब उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर, और जमने का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखिए, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह के ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति के अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? इसका कारण होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। तो ध्यान रखेंगे ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है, बी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? न्यूक्लियॉन नहीं है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा पोजिट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लिक होते हैं, न्यूक्लियॉन होते हैं, यानी कि नाभिक में पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहर की ओर चक्रण करता है, पोजिट्रॉन इसके अंतर्गत नहीं आता है। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? यानी हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की देखें तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। निम्नलिखित में से किन जीवों में बाह्य निषेचन होता है? बाह्य निषेचन होता है शैवाल में, मछली में और मेंढक में, यानी 1, 2, 4 यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? उसके आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा, क्योंकि आवर्तकाल जो होता है t बराबर 2π√L/g होता है। ठीक है, L/g। तो अगर हम यहाँ पे लंबाई को 4% बढ़ाते हैं तो ये रूट से बाहर निकलेगा तो 2% ही निकलेगा, इस वजह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? कौन सही तरीके से सुमेलित किया गया? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक होता है टेस्ला होता है, स्वप्रेरण हेनरी, और चुंबकीय फ्लक्स वेबर इसका मात्रक होता है। तो सभी बिल्कुल सही तरीके से मैच करता है। रक्त में थक्के का निर्माण किसके नामक कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति में होता है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? इन्हें हम लोग धमनी यानी कि आर्टरी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। और इसके संबंध में मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे धमनिया की बात करें तो हृदय से शरीर में विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुँचाने वाली जो वाहिकाएँ होती हैं उनको धमनिया कहा जाता है। सिराएं इसके विपरीत होता है, यानी रक्त वाहिकाएँ होती हैं जो कि हृदय से डीऑक्सीजनरेट रक्त ली जाती हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है? विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, सही आंसर ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि विटामिन B1 की कमी के कारण होता हो। वेरी वेरी
एक विटामिन B1 की कमी से होने वाला बीमारी है और इसे थायमिन की कमी के रूप में भी जाना जाता है। देखिए बेरी बेरी के भी दो प्रकार होते हैं, एक तो वेट बेरी बेरी और एक ड्राई बेरी बेरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भौतिकी नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया था, यानी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा रोजर पेनरोज और गेंजल और साथ साथ गेज, ये तीनों लोगों को दिया गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। निम्न में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 लाने के लिए समाचार में सुर्खियों में रहा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश में निम्न में से किस बीमारी के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान सांस की शुरुआत की गई है। सांस की शुरुआत की गई है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा न्यूमोनिया, यानी ऑप्शन सी को टिक करेंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे सांस का फुल फॉर्म भी लिख रखा है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य या फिर यूटी में देश की पहली बहुतापीय बिजली परियोजना लगाई जा रही है। लद्दाख, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को ने काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को विश्व धरोहर स्थल की मान्यता दी है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो फर्स्ट पॉइंट गलत है, क्योंकि इसका निर्माण विजयनगर के साम्राज्य के कृष्णदेवराय ने नहीं कराया था। इसका निर्माण काकतीय वंश के एक शासक ने करवाया था। मंदिर का नाम इसके शिल्पकार रमप्पा के नाम पर दिया गया, इसको रमप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, तो ये सही है। और इतावली यात्री मार्को पोलो ने इस मंदिर को चमकता तारा कहा था। तो सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और इसका निर्माण किसने कराया था, तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपोर बिल जो कि हाल ही में खबरों में देखा गया, किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में भारत में टोटल 46 रामसर स्थल हो चुके हैं। अंतिम 4 जोड़ा है, जो कि 2 गुजरात से और 2 राजस्थान से, सॉरी राजस्थान नहीं हरियाणा से, ध्यान रखिएगा, गुजरात और 2 हरियाणा से। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, दीपोर बिल का संबंध असम से, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी भारत। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवाणे को हाल ही में किस देश की सेना द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया करेक्ट आंसर है। देश के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का स्थापना किस राज्य में किया जा रहा है। तो इसकी स्थापना गुजरात में, ऑप्शन बी गुजरात। ठीक है, गुजरात करेक्ट होगा। हाल ही में संपन्न 2020-21 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है। ये खिताब किसने जीता, तो भारत ने जीता, ऑप्शन ए। बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हाल ही में किसने जनजातीय टीबी पहल लॉन्च किया है। जनजातीय टीबी पहल लॉन्च किया डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने हाल ही में कहां पर बंगबंधु बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो यहाँ पे मेरा सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी ढाका। ठीक है, ढाका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आयुष्मान भारत दिवस 2021 का विषय क्या था। आयुष्मान भारत दिवस 2021 का विषय क्या था, सेवा भी और रोजगार भी, यानी ऑप्शन ए को टिक करेंगे, सेवा भी रोजगार भी। अगला क्वेश्चन कि किस देश ने रॉबर्ट प्रोटोटाइप न्यू 01 क्लियर स्पेस डिफरेंस लॉन्च किया। ये लॉन्च किया चाइना के द्वारा, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, चाइना के द्वारा। आगे बढ़ते, हाल ही में देखा गया हरिहर नीति किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है। ऑप्शन डी हरिहर नीति हरियाणा ने स्टार्ट किया। अगला प्रश्न है कि 14वीं भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ पर आयोजित होगी। इसका आयोजन कहाँ पे किया जाना है, ऑप्शन डी अबू धाबी में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संबंधित जानकारी प्रदान करने हेतु संजीवनी ऐप को लॉन्च किया। कोविड-19 संबंधी जानकारी प्रदान करने हेतु संजीवनी ऐप को लॉन्च किया। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी बिहार। ठीक है, बिहार करेक्ट आंसर है।
हाल ही में कहाँ पर वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए पहला केंद्र स्थापित किया गया? वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए पहला केंद्र स्थापित किया गया, ऑप्शन सी चेन्नई। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? ये उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा, बी को टिक करेंगे। 2021 में 161वां आयकर दिवस किस तिथि को मनाया गया? प्रत्येक वर्ष आयकर तिथि दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई को, ठीक है, 24 जुलाई करेक्ट है। निम्न में से किस भारतीय सेना के वाइस एडमिरल विनय हाल ही में यूके द्वारा अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, भारतीय नौसेना के। निम्न में से किस देश ने आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को मंजूरी दे दी है? गोल्डन राइस को मंजूरी दे दी है किस देश ने? फिलीपींस, ऑप्शन सी फिलीपींस। निम्न में से किस आईआईटी संस्था ने एंटी ड्रोन तकनीकों के समाधान खोजने के लिए इनोवेशन हब लॉन्च किया है? आईआईटी कानपुर, ठीक है, आईआईटी कानपुर। ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक किस देश के खिलाड़ी ने यांग कियांग ने जीता है? किस देश के खिलाड़ी है यांग कियांग? तो ये चाइना के खिलाड़ी हैं, यानी ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट कौन बने हैं? संतोष जॉर्ज कुलांगरा, ठीक है, कुलांगरा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने नई रोबोटिक फॉर्म इंट्रीसिक लॉन्च किया? इंट्रीसिक को किसने लॉन्च किया? गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट, ऑप्शन डी। स्थिर पानी में नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक आदमी अपनी नाव को 3 घंटे तक ऊर्ध्वाधर और 4 घंटे तक अनुप्रवाह चलाता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? यानी एक तरफ जाने के पूछा जा रहा है और एक तरफ आने पूछा है, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम मानते हैं कि धारा इसी दिशा में बह रही है, तो इस दिशा में चलेगा तो उसके चालों को हम लोग जोड़ देंगे 18 और प्लस, तो ऊर्ध्वाधर नहीं, ये आपका अनुप्रवाह होगा। जब धारा की दिशा में चलेगा तो अनुप्रवाह, ठीक है। तो 18 और 3 कितना हो जाएगा? 21 गुने 4 कर लेते, 4 घंटा चला है तो कितना हो जाएगा? ये आपका 4 घंटा तक अनुप्रवाह चलता है, तो ये टोटल कितना हो जाता है? 21 और 4 से गुना करेंगे तो 84 किलोमीटर, ठीक है। और अगर ये वापस आ रहा होगा, इसके धारा के विरुद्ध चलेगा, तो वहाँ पे हम इसके चालों को घटा लेंगे, तो 15 हो जाएगा, 15 गुने 3, तो 15 गुने 3 यानी कि 45। अब इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, टोटल डिस्टेंस उसका कितना है? 129 किलोमीटर, यानी सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 75 वस्तुओं की लागत मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, 75 वस्तुओं का लागत मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मैंने आपको इसको बनाने का 2 मेथड बताया। एक तो आपका शॉर्टकट ये हो जाता है कि इसमें से इसको घटा लीजिए 25 और विक्रय मूल्य वाली जो चीज़ रहती है उसको नीचे रख लीजिए और गुना में 100% के लिए, तो डायरेक्ट आपका 50% आ जाएगा। और दूसरा मेथड ये होता है कि आप एक तरफ सीपी लिखिए, एक तरफ एसपी लिखिए, सीपी वाली चीज़ को एसपी के नीचे रखेंगे, यानी 75 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो हम यहाँ पे 75 इसको कर लेते हैं, और 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य तो इसको इसके नीचे रख लेते हैं, एसपी वाली चीज़ सीपी के नीचे रख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर बताइए कि 50 रुपये कोई चीज़ खरीद करके 75 रुपये बेचूंगा तो डेफिनेटली 25 रुपये का प्रॉफिट होगा। कितने पे? तो 50 रुपये पे 25 रुपये का प्रॉफिट 100 से गुना। बाकी देखिए यही चीज़ आ गया, तो राइट आंसर आपका 50। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 15 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान कितना होगा? तो साइन थीटा में न्यूनतम मान कितना होता है? आप कहेंगे न्यूनतम मान 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री पे इसका मान 0 होता है, ठीक है। तो 15 माइनस अगर मैं 0 करता हूँ तो कितना आएगा? 15 ही आएगा। तो न्यूनतम वैल्यू इसका 15 आ जाता है, यानी सही आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कवर किया और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।